कहा इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का करते हैं उल्लंघन, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, एक रेंज में ही ट्रेडिंग है, लेकिन हरे निशान में फिलहाल बाजार होल्ड करने की कोशिश करते हुए 13 अंकों पर है। निफ्टी 21,850 के ऊपर टिकते हुए दिखाई दे रहा है। दिन के दौरान हालांकि अब तक जो कारोबार हुआ 21,800 के नीचे भी निफ्टी फिसला, लेकिन फिलहाल 21,850 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 15 अंक नीचे है, यहाँ भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और देखिए इनफैक्ट कितनी टाइट रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी संभला है निचले स्तरों से, फ्लैट कारोबार कर रहा है, यहाँ भी कोई खास एक्शन है नहीं। एक्शन कहाँ है? मिड कैप स्मॉल कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स 371 अंकों पर है, 0.25% के आसपास की बढ़त है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, ये भी लगभग 1% तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड और इसी वजह से आपको मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या, जहां पर तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वालों के। 1492 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं 710 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये है फिलहाल एनएससी स्टैट्स। अब एक बार से इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं, उसके बाद बड़ी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स पर, जहां शुरुआत पॉजिटिव हुई है। फुत्सी 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यूके के जो जीडीपी फिगर्स आए हैं वो थोड़े से चिंताजनक रहे हैं और उससे इंडिकेशंस मिले हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। लेकिन आप बाकी एशियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ भी सिर्फ कॉस्पी को छोड़ देंगे तो सभी बाजार हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। जापान के जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि थोड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है, उसी एक्सपेक्टेशंस में ये बाइंग देखने को मिली है। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट है, डाउ फ्यूचर्स 60 अंकों पर ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक का फ्यूचर 32 अंकों पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। आपको क्विकली लेकर आते हैं अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखाई दिया है अब तक, अगर हम निफ्टी की बात करें तो, लेकिन फिलहाल 21,850 के ऊपर टिकने की कोशिश करते हुए निफ्टी, वीकली एक्सपायरी है उससे ठीक पहले ये रुझान देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। एक्शन कहाँ है? एक्शन देखने को मिल रहा है पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में। अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर तेजी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट अब 2.5% ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर रौनक बरकरार है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती आज ये कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा मार्केट का अब तक का एक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। बातचीत करने के लिए सिक्योरिटीज का अमित त्रिवेदी है। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग तक क्या राय रहेगी आपकी? जी नमस्कार। देखिए निफ्टी की बात करें तो मार्केट अभी भी चौपी है, फॉल ऑफ एक्शंस जो है अभी भी मिसिंग है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ 2-3 दिनों से देखा जाए तो 21,600 के जो लेवल है निफ्टी वो ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर रहा है। सो आउटलुक जो है थोड़ा मॉडरेटली पॉजिटिव है, 21,600 के ऊपर तब तक है निफ्टी तब तक। मोमेंटम जो है एक्चुअली मोमेंटम जो आएगा वो 22,000 के ऊपर आएगा। सो मोरलेस जो है कंसोलिडेशन बैंड जो है 21,600 से 22,000 का, वो मुझे लग रहा है अभी भी कंटिन्यूड रहेगा और इसमें और इसी रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। बट कंपैरेटिवली अगर देखें तो बैंक निफ्टी में ट्रैक्शन काफी अच्छा है, 45,000 के आसपास ऐसा लग रहा है कि उसने एक इमीडिएट बेस बनाया है और चांसेस है कि यहाँ से एक थोड़ा शॉर्ट टर्म और परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेवल्स की बात करें तो ऊपर में 46,800 से लेके 47,100 तक की एक रैली बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आप कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या अमित? जी देखिए मिड कैप्स में क्या बात करें तो देखिए ओवरऑल मिड कैप्स में थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, सिलेक्टेड स्टॉक्स में करेक्शन भी आ सकता है, तो काफी केयरफुल रहना पड़ेगा सिलेक्शन में। सो कंटेनर कॉर्पोरेशन पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर कंटेनर कॉर्पोरेशन का देखिए तो काफी पॉजिटिव है। 2-3 दिन का करेक्शन आया था बट अगेन एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट सपोर्ट से ये घुमा है। 900-910 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। सो करंट मार्केट प्राइस पे कॉनकोर बाय कर सकते हैं 910 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट की बात करें तो मुझे 1,050 तक की रैली लग रही। ठीक है, चलिए तो ये राय रही आपके लिए स्टॉक्स पर जहां पर आप ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। कंटेनर कॉर्प 0.2% ऊपर ऑलरेडी, यहां से बाइंग करने की सलाह रहेगी अमित की तरफ से। 1,050 के लक्ष्य के लिए 910 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं मिड कैप्स की सेलेक्ट पॉकेट, जहां पर जोरदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और शुरुआत करेंगे उन पॉकेट्स के साथ जहां पर काफी तेजी है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक शामिल हैं। एक एक करके शेयर्स लाते हैं आपके सामने। पहले ऑयल एंड गैस पैक दिखाते हैं। ऑयल इंडिया 12% ऊपर, 15% ऊपर है। एमआरपीएल एचओईसी में 12.5
12% की तेजी है। चेन्नई पेट्रो भी 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों में 5.5% तक की तेजी है, जिसमें एचपीसीएल लीड करते हुए। सरकारी बैंक स्टॉक्स देखिए, कैनरा बैंक 4% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 5.25% ऊपर है, यूनियन बैंक में 4% की तेजी है, 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक। आईटी स्टॉक्स में मजबूती, रेट गेन। इनफैक्ट आईटी में आपको छोटे स्टॉक्स में तेजी ज्यादा दिखाई देगी, दिग्गज स्टॉक्स उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रेट गेन 7% ऊपर, 6% ऊपर एक्लेस सॉल्यूशंस और इनप्रो 5% ऊपर है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी 3.5% की तेजी आज कारोबार में देखने को मिली है। रियल्टी स्टॉक्स में फिनिक्स वेल 5% ऊपर, सोभा 3.25% ऊपर, ब्रिगेड में 1.5% का मूव, 1% ऊपर महिंद्रा लाइफ स्पेस कारोबार कर रहा है। फर्टिलाइजर्स में आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर तेजी। एनएफएल लगातार चला है, हालांकि 7%, 8% ऊपर है आज कारोबार में। कुछ गिरने वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। जी एंटरटेनमेंट 5.5% नीचे है, मुथूट फाइनेंस 3% नीचे, सोलर इंडस्ट्रीज में भी 2.5% की कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का हाल, जहां पर अलग अलग पॉकेट्स पर ये राय आपको देखने को मिली है। फटाफट से इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो एक राय ले लेते हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल कैसे लग रहा है अमित आपको? देखिए, कंपैरेटिवली देखें तो एचपीसीएल मच बेटर है अगर मैं रिलेटिवली देखूं तो, क्योंकि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली एक करेक्शन देखने मिला था एचपीसीएल में, बट समवेयर नियर 490-495 के आसपास एक बेस बना के अगेन एक उसमें एक रेगुलर बैंक इंटरेस्ट है। वॉल्यूम पिकअप्स भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पर चांसेस है कि अब ट्रेंड जो इसका कंटिन्यू रहेगा। लेवल्स की बात करें तो ऊपर में 615 से लेके 630 के लेवल्स जो है इसके अपसाइड प्रोजेक्शन जो है वो ऊपर है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। एचपीसीएल जो कि बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं एचपीसीएल में 572 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। इसी खबर पर और डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं और इसका लाइकली इंपैक्ट क्या हो सकता है ये समझाने के लिए मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी। लेकिन पहले चलते हैं असीम के पास और समझ लेते हैं खबर। असीम, बताइए एग्जैक्टली क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, साल 2018 में सरकार चुनावी बॉन्ड लेकर के आई थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने फैसला सर्वसम्मति से दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने इसके ऊपर पूरी रोक लगा दी, अधिकार का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, जो मतदाता है उसको वोट करने से पहले ये जानने का अधिकार है इसको जो राजनीतिक पार्टी है उसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, उसको पैसा कहाँ जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 19 का भी पूरी तरह से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो स्टेट बैंक है जो कि पूरे चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू कर रहा था, उसको कहा कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक इन कैश नहीं है उनके ऊपर रोक लगा दे। और जो भी 2019 से लेकर के अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं उसकी जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे। और इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दिए गए कि आप 12 मार्च तक ये सारी जानकारी आपको अपने वेबसाइट के ऊपर लगानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्ड की इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सरकार लेकर के आई थी उसके ऊपर उसको सावधानी बताते हुए उसके ऊपर रोक लगा दी है। इनफैक्ट नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, जैसे असीम ने मेंशन किया 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई थी, तो बेसिकली आपसे समझना चाहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एग्जैक्टली होते क्या थे, क्या मायने थे इसके, और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार ने जैसा कि असीम बताया 2018 में शुरू किया गया, तो इसके पीछे मंशा ये थी कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड किया जाए, एनोनिमस रखा जाए। उस मकसद से बनाया गया था कि कोई भी जिसको दान देना है वो बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड पार्टी को दे दे, जिससे उसकी पहचान छुपी रहे, तो वो किसी पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार न बने। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि एक ही पार्टी की तरफ ज़्यादा बॉन्ड जाने लगे और इसकी वजह से ये विवादों में आया कि बॉन्ड का जो तरीका है वो जिस उद्देश्य से बनाया गया तो वो शायद डिफीट हो रहा है। इसीलिए इसमें बहुत सारी विपक्षी दल और लोगों ने पीआईएल फाइल की थी कि इसको या तो खत्म किया जाए या इसकी डिटेलिंग की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका निर्णय दिया है वो 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। एक, उनका ये कहना है कि आर्टिकल 19 के सबसेक्शन 1 में जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको ये जानकारी पाने का हक है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसको दिया, ये पूरी जानकारी उसको मिलने का हक है, इसको मना नहीं कर सकते आप। दूसरा, उनको ये शक है कि अगर ये मान लीजिए इतनी एनोनिमिटी रखी आती है तो क्विड प्रो को हो सकता है कि आपने किसी पार्टी को बॉन्ड के जरिए मान लीजिए 10,000 रुपये का डोनेशन दिया, उसके बदले हो सकता है कि आपको लाख रुपए का फेवर मिला हो।
ये इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन शंका बनी हुई है। तो इन दो चीज़ों पे टिकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको खारिज किया कि नहीं अब आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, तो हम उस पुरानी वाली परंपरा में चले गए जहाँ पे आप डोनेशन देते थे सीधे, चाहे कैश में दीजिए चेक में दीजिए। तो अब कैश तो दे नहीं सकते चूँकि वो अकाउंटेड नहीं है और ब्लैक मनी हो जाएगा। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, इसमें दो असर ये हो सकते हैं कि एक असर ये होगा कि क्या जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए वो इस्टेब्लिश हो कि सारे लोग एक साथ जिसको मर्जी उसको दान दें और सारी जानकारी पब्लिक डोमेन होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही प्रैक्टिस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ये हो। लेकिन मूल प्रश्न ये कि क्या ऐसा होगा कि अगर बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, एनॉनिमिटी से बचने के आप खुलेआम दे रहे हैं, तब भी क्या ये इस तरीके से होगा कि सबको मिलने लगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस में हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन फैसला उन्होंने जो लिया है वो इन धाराओं पर और इन मकसद के आधारित लिया है। अच्छा नीरज जी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस पर्सपेक्टिव से काफी योगदान था, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको फर्दर रिव्यू किया जाए या फिर इस मुद्दे को लेकर कुछ और स्टेप्स उठाए जाए? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का यूनानिमस डिसीजन है, तो और ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसको दोबारा जाके रिव्यू करेगी या किसी और रास्ते से पलटने की कोशिश करे। कोई और तरीके हो सकते हैं, दूसरे तरीके जो ज़्यादा पारदर्शी लोगों को लगे या हों, लेकिन इसको पलटने मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला और हर फैसले को आप जाके पलटने लगे या कुछ और कानून बनाने लगे, वो ठीक नहीं लगता। मुझे लगता कि इसको सरकार ऐसे रहने देगी। ओके, चलिए शुक्रिया नीरज जी और असीम, आप दोनों का ही खबर बताने के लिए और साथ ही खबर समझाने के लिए। तो चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। Mongia